हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी आर चौधरी। डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2020 का पेपर। तो देखते हैं, फिजिकल का पोर्शन कुछ डिस्कस करेंगे हम, बाकी सारे साथी मिलकर के डिस्कस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट 92, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, मतलब एक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा, किस में चेंज होगा, ये कहा है। तो ये देखना, अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, इसका मीनिंग ये है कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हो। नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर रहे हो यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर रहे हो, इट मीन्स मोलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, और मोलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, इट मीन्स नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इन यूनिट वॉल्यूम मीन्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, डायरेक्टली था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेज इन ए सिलेंडर कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑर्गन। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेज इन द सिलेंडर इज 27 बार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज। एक सिलेंडर में नाइट्रोजन ऑर्गन गैसों के एक मिश्रण में नाइट्रोजन के तो 7 ग्राम है, ऑर्गन के 8 ग्राम है। आपको आंशिक दाब बताना है नाइट्रोजन का। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन गैसियस मिक्सर इनटू टोटल प्रेशर। गैसीय मिश्रण में उस गैस की मोल बिन गुणा कुल दाब। तो मोल बिन के लिए क्या करोगे, उस गैस के मोल, तो आपको मास दे रखा है 7 ग्राम दे रखा है, तो 7 अपॉन में 28 यानी 0.25 अपॉन में 0.25 प्लस में अदर जो गैस है वो 8 ग्राम है, और इसके लिए मोलर मास 40 दे रखा है, तो 8 अपॉन में 40 यानी 0.2 आ गया इंटू 27। तो ये आ जाएगा 0.25 अपॉन में 0.45 इंटू 27 बार। तो ये आ गया 4/9 इंटू 27, 5/9 अपॉन में 27। तो ये आ गया 15 बार। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, Which one of the following has maximum number of atoms? किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो मोल से भी देख सकते थे। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ये आएंगे 1/32 इंटू Na इंटू 2, नंबर ऑफ एटम ये आ गए, तो Na/16 आ गए। सेकेंड केस में ये आ जाएगा 1/7 एटॉमिक वेट दे रखा है इंटू Na, सेकेंड केस में। थर्ड केस में ये आ जाएगा 1 अपॉन में 108 इंटू Na। लास्ट केस में ये आएगा 1 अपॉन में 24 इंटू Na। आपको मैक्सिमम का है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, तो ये सेकेंड केस में आ गए 1/7 इंटू Na, सेकेंड केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। नेक्स्ट देखोगे, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। The time required to reduce 2 ग्राम of the reactant to 0.2 ग्राम is, टाइम बताना है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो T इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को 90% रिड्यूस होने के लिए 2 ग्राम से 0.2 ग्राम होने के लिए टाइम बताना। तो T इज इक्वल टू ये आ गया 2.303 log बेस 10। इनिशियल आपको मास दे रखा है 2, आफ्टर T टाइम 0.2 अपॉन में K की वैल्यू दे रखी है आपको 2.303 log 10 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 होगी, K की वैल्यू दे रखी है 4.606 इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा 10⁻³ अपॉन में 2, यूनिट आएगी सेकेंड, यानी 1000/2 यानी 500 सेकेंड। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, और फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास 105, इसमें आपको बोल रहा है कि ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी। यानी अपने पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है और डाइल्यूट H2SO4 का हमें क्या करवाना है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। तो आपको ये बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा एनोड पर। तो डाइल्यूट H2SO4 से हमें क्या क्या मिलता है, एक तो H+ मिलेगा, एक क्या मिलेगा, सल्फेट मिलेगा, और फिर जो है वो वाटर से भी हमें H+ और OH- मिलता है। अब देखने पर ऐसा लगेगा क्योंकि एनोड पर या तो सल्फेट जाएगा या OH- जाएगा, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है, एक्चुअलिटी यहाँ पर वाटर जो है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर से हमें क्या मिलेगा, O2 मिलेगा और H+ मिलेगा, और साथ में जो है वो इलेक्ट्रॉन वाटर क्या करेगा, लूज करेगा। तो ओवरऑल हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी, और किससे मिलेगी, वाटर से मिलेगी। तो आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि भाई वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और क्या मिलता है, O2 गैस मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने पास है, एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, विथ ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। तो एटम की रेडियस आपसे पूछी है। तो अगर BCC स्ट्रक्चर पर अपन गौर करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ये अपने पास एक क्यूब है और अपन ये मानते हैं कि BCC स्ट्रक्चर में जो एटम्स है वो कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पर होते हैं, तो यहाँ एटम्स होंगे, और एक एटम कहाँ होता है, एकदम बॉडी के सेंटर पर होता है। ठीक है, तो अगर आप बॉडी डायगोनल को ध्यान से देखेंगे तो बॉडी डायगोनल पर अपने पास टोटल कितने एटम्स होंगे, टोटल 3 एटम्स होंगे, और तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो भाई अगर मैं कहता हूं कि इसकी एज लेंथ जो है वो a है, तो इसका डायगोनल कितना होगा, इसका डायगोनल जो है वो अपने पास हो जाएगा √3a। और अगर एक एटम की रेडियस आप r मानते हो तो टोटल जो है वो यहां से यहां तक कितने r हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो यहां से रिलेशन क्या आता है, √3a = 4r। अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है परमाणु की त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस पूछी है, r की वैल्यू पूछी है, तो r = अपने पास हो जाएगा √3a/4। इन दिस केस √3 a कितना है, 288 दिया बाय 4 पिकोमीटर। आपको आंसर इसी फॉर्म में पूछा है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, सॉल्यूशन से है, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ रहा है कि भाई पॉजिटिव राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन जो है वो कौन सा वाला मिक्सचर इनमें शो करेगा। तो इसको या तो एग्जांपल आप डायरेक्टली याद कर सकते हो या फिर इसमें कंसेप्ट भी है बॉन्डिंग का। तो पॉजिटिव डेविएशन इनमें से कौन सा शो करता है, एथेनॉल और एसीटोन। ये जो मिक्सचर होता है ये राउल्ट के लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्यूशन से है, आपको बोल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन। यानी आपको Kf दे रखा है, कितना दे रखा है, 5.12 केल्विन kg और मोल इनवर्स। फिर आगे बोला है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलेलिटी 0.078 m। यानी आपको सॉल्यूशन की मोलेलिटी दे दी 0.078 m कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन। आपको जो है वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट दे रखा है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए अगर हम क्वांटा फैक्टर की बात करें तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब आगे क्या पूछा है कि भाई आपको एक तरीके से डेल्टा TF पूछा है, तो डेल्टा TF = रिलेशन क्या कहता है, I Kf × m। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I 1 कर दिया, डेल्टा TF सीधा सा क्वेश्चन है 5.12 मल्टीप्लाइड बाय 0.078, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट अपने पास आएगा कितना, 0.39, जो कि सबसे करीब आंसर कौन सा, 0.40 केल्विन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश सान, और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, तो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप कैलकुलेट करोगे, जिसका निकालना उसको x एज्यूम करोगे, प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है +1, तो x + 4 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, -4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -4, और यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो कार्बन को अपन x एज्यूम करेंगे, और क्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो -1 × 4 = 0।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो देखो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो -4 से +4 हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है 0, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा 0। और आपको पूछ रखा है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केस इज सॉरी डेल्टा जी, वो ऊपर लग गया ना। यस, हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 300 केल्विन पे, और डेल्टा जी नोट की वैल्यू आपको पूछ रखी है। तो देखो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होगा 0 होगा, और वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। भी एक सीधा रिलेशन होता है जो आपको याद होगा। तो इसमें क्या पूछ रखा है आपको, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछ रखी है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू आप क्या लोगे, आर की वैल्यू लोगे आप जूल, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको जूल के अंदर दे रखा है, तो आर की वैल्यू क्या लोगे -8.314। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 लॉग ई बेस की इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻13। तो देखो इसको आगे आपको सोल्व भी नहीं करना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। यानी मोल्टन CaCl2 से आपको 20 ग्राम कैल्शियम ऑब्टेन करना है। तो इसमें पूछ रखा है नंबर ऑफ फैराडे, तो आप सबसे पहले रिएक्शन लिखो। तो इसमें कैल्शियम +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जाएगा, कैल्शियम के अंदर जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतनी फैराडे होंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका वेट कितना दे रखा आपको 20 ग्राम। तो आप सबसे पहले मोल निकाल लो, तो मोल कितने होंगे 20 अपॉन इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 14, तो मोल हो गया 1/2। अब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू एन फैक्टर। मोल आपने कैलकुलेट कर लिए कितने 1/2, और एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं वो उस रिएक्शन का एन फैक्टर हो जाएगा। तो 1/2 × 2 = 1। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने क्या होंगे फैराडे होंगे। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इस स्पीसीज के अंदर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पूछ रखे हैं। तो वी नो दैट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ZX से। Z यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, A यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर में से आप प्रोटॉन को माइनस कर दो। तो इससे आप कंपेयर करो उस स्पीसीज को 71 लुटेशियम 175। तो देखो Z तो कितना हो गया 71, मास नंबर कितना हो गया 175, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 175 में से आप प्रोटॉन को माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 104। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय यादव, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री CLCC कर। तो बेटा जो नीट के फाइनल फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 126 देखो, मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोगों को जेटा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, अपन लोगों को पता है कि जो कोलाइडल सोल बनते हैं, जैसे सपोज हम लोग बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, KI का एक्वा सोल्यूशन अपन लोगों ने लिया है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट को अपन लोगों ने डाला, तो यहाँ पे क्या होगा AgI का जो है एक कोलाइडल पार्टिकल या एग्रीगेशन होगा AgI का, उसके ऊपर जो है KI का एक्वा सोल्यूशन है, तो I- की एक जो है फिक्स्ड लेयर आती है। ठीक है, इस फिक्स्ड लेयर के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, एक इसके अट्रैक्शन की वजह से पोटेशियम आयन जो है बेटा काउंटर में यहाँ पे आएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज लेयर। ठीक है,
और फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच जो पोटेंशियल गैप जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल है ये सपोज दिस इज मेड अप ऑफ AgI और यहाँ पे क्या है आपका I माइनस की एक डिफ्यूज लेयर इस तरीके, सॉरी फिक्स्ड लेयर है, ठीक है, और यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने K प्लस की जो है एक और दूसरी लेयर तैयार करी है, ये डिफ्यूज लेयर है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल गैप है इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या, जेटा पोटेंशियल और काइनेटिक इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इससे होता क्या है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में नहीं आते, दे रिपेल ईच अदर, ठीक है, जब भी तो उनका एग्रीगेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो कोलाइडल सोल होते हैं, पर्टिकुलरली लायोफोबिक सोल की हम बात कर रहे हैं, तो वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, दे डू नॉट कम क्लोजर टू ईच अदर एंड डू नॉट एग्रीगेट, क्लियर, तो सेटल डाउन नहीं होते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल को जज करते हैं हम लोग किससे, जेटा पोटेंशियल से, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल या कोलाइडल पार्टिकल्स, यहाँ पे ये आंसर होगा आपका, बाकी तो कोई जो है रेलेवेंट आंसर लग नहीं रहा है अपन को, सो ऑप्शन नंबर 1 अपन का जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो हमने कॉन्सेप्ट समझा है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे निकल हाइड्रोक्साइड दे रखा है इन 0.1 मोलर NaOH, ठीक है, तो 0.1 मोलर NaOH, ठीक है, NaOH क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और निकल हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है निकल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब निकल हाइड्रोक्साइड का हम लोग सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, Ni2+, ओके, एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस एक्वस, ठीक है। यहां पे देखो, सपोज करो इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो ये S होगा, ठीक है, और ये S होगा, लेकिन मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ NaOH है, ठीक है। तो NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे Na प्लस OH माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट काम करेगा, ओके। NaOH से जो मिलने वाले OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये KSP इक्विलिब्रियम जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो ऑलरेडी इतना कम दे रखा है, तो OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, वो हम क्या लिखेंगे, 0.1 इंटू, हाँ सॉरी 0.1, ये कहां से आ रहे हैं आपके NaOH से, ठीक है, हाँ सॉरी, ये आपका 2S प्लस 0.1, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो KSP की वैल्यू हम देख रहे हैं 10⁻⁻15, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से S की वैल्यू तो पहले से भी लो थी और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये और भी कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0.1 के रिस्पेक्ट में 2S कुड बी इग्नोर्ड, है ना। सो यहाँ पे जो है देखो, तो अब अपन लोगों को पता क्या करना है, सॉल्युबिलिटी पता करनी है। तो KSP इज इक्वल टू व्हाट, जो Ni2+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी इनटू व्हाट, OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या आएगा आपका S और यहां पे क्या आएगा 2S प्लस 0.1, इसको मैंने बोला कि इसको तो अपन लोग इग्नोर कर देंगे, और इसका स्क्वायर, ठीक है। और आपको KSP की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, KSP की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻15, और यहां पे आपका जो है S कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻13। तो जरा देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी का जो ऑप्शन है कोई मैच कर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ओके, विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पे आप लोगों को दे रखा है एंथैल्पी और एंट्रोपी वगैरह की टर्म्स दे रखे हैं, है ना, और सब में ये बताना है कौन सा ग्रेटर पॉजिटिव नेगेटिव कौन है, क्लियर। अब इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे कि दो Cl एटम्स आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, एक क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो यहाँ पे देखो
सीधी सी बात है कि दो इंडिपेंडेंट एटम्स अगर मूव कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। दैट मींस इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, नेगेटिव होने वाला है, ये बात तय है, ठीक है। साथ में जो इंडिपेंडेंट एटम्स हैं, अगर वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं क्लब करके, तो क्या हो रहा है, एंट्रोपी भी क्या होगी, वहां पे एंट्रोपी भी घटेगी, मतलब डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी नेगेटिव, वो भी ड्रॉप होगा। क्लियर? तो कहने का ये मतलब है कि डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 बेटा यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भी आपको ये मिसप्रिंट है ना, तो देख लेना जो भी करेक्ट इसमें आंसर हो आप लोगों के पास, जो फाइल हो, है ना। ओके, ये ऑप्शन एक जैसे टाइप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, 133 करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडायबेटिक कंडीशन। ठीक है, देखो फ्री एक्सपेंशन एक पॉइंट नोट करने वाला है, दूसरा क्या है आपका एडायबेटिक एक्सपेंशन। अगर प्रोसेस एडायबेटिकली हो रही है तो दैट फॉर श्योर के वहां पे हीट इन्वॉल्व क्या है, जीरो। ठीक है, अब हीट इन्वॉल्व जीरो हो गई। फ्री एक्सपेंशन की जब बात करते हैं तो वहां पे क्या बेटा, फ्री एक्सपेंशन के केस में पी एक्सटर्नल तो आपका क्या हो गया, जीरो, तो वर्क इन्वॉल्व या वर्क डन क्या होगा, गैस का जो वर्क होगा वो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट, या यहां पे माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल प्रेशर वहां पे जीरो है तो वर्क भी जीरो हो गया, क्यू भी जीरो हो गया, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा भाई, Q प्लस W इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है तो टेम्परेचर डेल्टा T, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है बेटा गैस के लिए, NCV डेल्टा T, है ना। तो यहां पे आपका डेल्टा T भी जीरो होगा, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर? सो अब देखो जरा ऑप्शन कौन कौन से, पहले तो Q0 देख लो, Q0 के दो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, फिर डेल्टा T भी जीरो और W भी जीरो। ठीक है, सो ऑप्शन जो है आपका थर्ड करेक्ट आंसर जाएगा इसका। ओके, सो इस तरीके से ये फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कशन ओवर हो गया है। क्लियर? अब जो है हमारे कलीग्स जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आपके साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम CLC। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें क्वेश्चन पहला है, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। बेंजल्डिहाइड है, एस्टोफिनोन है। क्वेश्चन तो इजी है क्योंकि ये रेगुलर में पढ़ाया जाता है, एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो। लेकिन यहाँ मुद्दा किस बात का है, जो बच्चों ने छोटी मोटी गलतियाँ की हैं, कई बच्चों को एस्टोफिनोन के स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई थी। तो पहले तो स्ट्रक्चर लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड और ये है एसीटोफिनोन, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है, बेंजीन। ठीक है, और डाइल्यूट NaOH दे रखा है। ठीक है बेटा, क्या दे रखा है, डाइल्यूट NaOH। यहां से आप न्यूक्लियोफाइल उठाओगे, इस पर अटैक करोगे। हम तो इसकी बात डायरेक्ट करेंगे, जैसे इसको देखो ऐसे लिख लो, CHO, इसको लिख दिया CH3CO, और ये बेंजीन है। यहां से क्या कर दिया, H2O निकाल दिया, प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन, CH डबल बॉन्ड CHCO, और यहां बेंजीन, यही हुआ। लेकिन हमें इसमें पूछा गया कि रिएक्शन का नाम क्या है। रिएक्शन का नाम क्या होगा, क्रॉस एल्डोल। इसका न्यूक्लियोफाइल उठाया, इस पे अटैक किया, तो ये क्या हो गया, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन ये, N कंटेनिंग का कार्बिलेमीन रिएक्शन कौन देगा, बोलो। कार्बिलेमीन कौन देता है, 1 डिग्री एमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो। 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं देता है। कौन देगा, 1 डिग्री एमीन। ये देखो क्या है, 3 डिग्री एमीन नहीं देगा, ये 2 डिग्री एमीन नहीं देगा, ये देगा 1 डिग्री एमीन। एरोमेटिक एमीन, ये क्या है, 2 डिग्री, ये भी नहीं देगा। तो आंसर कौन सा हुआ आपका, थर्ड। बोलो बेटा, ठीक है। और इसकी रिएक्शन लिखना चाहो तो NH2 और इसके साथ किसकी रिएक्शन, CHCl3KOH, क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। बोलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड? लाइसिन। कौन सा होगा? लाइसिन। NH2CH2 4 CH NH2COOH। ठीक है, तो लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको ध्यान ही होगा, क्योंकि बताया गया कई बार कि आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और इस बार भी आया और आपने सही भी किया है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? तो नेचुरल रबर, देखो इधर, आइसोप्रीन CH2, कलर चेंज कर लेते हैं सही रहेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही क्या है? आइसोप्रीन। और इसको पॉलीमराइज करोगे, क्या करोगे? पॉलीमराइज, क्या बन जाएगा? CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2N। अब इसी में सिस ट्रांस होता है, ट्रांस क्या होगा? गट्टा पर्चा, क्या हुआ? गट्टा पर्चा। और सिस पॉलीआइसोप्रीन, इसको क्या कहते हैं? नेचुरल रबर। इसमें यही तो पूछा है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? नेचुरल पॉलीमर है, तो नेचुरल रबर क्या है? और इसका नाम क्या होगा? सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक एल्कीन है, ओजोनिसिस की गई, मेथेनल बना। क्या बना? मेथेनल। और इसमें आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, तो क्या करोगे? ओजोनिसिस के लिए सबसे सिंपल बात बताई गई है, क्या करना है? डबल बॉन्ड तोड़ना है और क्या लगाना है? O। डबल बॉन्ड काटा, O लगा दिया, O लगा दिया, O लगा दिया। बना किस में है? इसी में तो बना है बेटा, CH2 CHO प्लस CH2O। तो मेथेनल पूछ रखा है, आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। हर बच्चों का ये क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चन पीछे छूटा है, उसको देख लेते हैं एक बार। एनीसॉल वाली रिएक्शन है, हाँ ये क्वेश्चन मिस हुआ था। एनीसॉल की HI के साथ रिएक्शन, ध्यान से सुनो, इसको चीजों को बताया गया है कि बड़े वाले का अल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड सीधे, बशर्ते O के साथ टर्सरी बेंजिल या उससे स्टेबल कार्बोकैटायन वाला ना हो। हर बच्चे का ये भी क्वेश्चन सही है, तो सीधे एनीसॉल। अब यहां भी थोड़ा सा ये मुद्दा है कि आपको एनीसॉल का स्ट्रक्चर आता है कि नहीं, तो एनीसॉल का स्ट्रक्चर आपको आता है, बिल्कुल NCERT का है। HI, ठीक है, OH, और यहां क्या हो गया? CH3I। ठीक है बेटा, कर लोगे? तो इसमें आंसर कौन सा हुआ? आंसर हो गया थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने इतने कराए और हमारे दोस्त और लोग कराएंगे इसको, और आगे आप ध्यान से सुन लो। पेपर इजी था, लेकिन छोटी मोटी गलतियां की। हमारे यहाँ तो फुल नंबर हैं बच्चों के, 45 में 45 सही हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान से सॉल्यूशन देखना। अगर जो चीज़ें पूरी नहीं क्लियर हुई तो आप उसको एक बार पॉज कर लो, आराम से देखो। ठीक है? Hello friends, myself Nadeem, and I am going to discuss the remaining on organic portion of NEET 2020. Let's see the question number 107, and it's asked sucrose on hydrolysis gives. So we know that the answer is first, that is alpha D glucose and beta D fructose. And let's see the structure of sucrose. This is the alpha D glucose. This is the part of alpha D glucose, and this is the part of beta D glucose. And on hydrolysis, so we see that
it is the combination of alpha D glucose and beta D glucose. So on hydrolysis it gives alpha D glucose and beta D fructose. Sorry, it is the beta D fructose. Okay. Next. Okay, in question number 110, it asks identify the compound S in the following sequence of the reaction, and we will see that there is toluene, and we know that in the presence of Cl2 light or a very high temperature, it goes through free radical mechanism, and according to the question, according to a final product, we see that it goes through double free radical substitution reaction, and it gives CHCl2, and after hydrolysis it gives an unstable compound, that is CHOH, and we know that there is an elimination of H2O and gives benzaldehyde. So the correct answer, that is X, is geminal dihalide, that is first. Okay, in question number 112, the question is which of the following is a cationic detergent, and it asks from chemistry applied, we know that. And let's see the structure of first, that is cetyl trimethyl ammonium bromide, that is CH3CH215 NCH3CH3 positive Br. So it is cationic detergent. Sodium dodecyl benzene sulfonate, that is CH3CH211 SO3Na. Sodium lauryl sulfate, that is, this is second, and sodium lauryl sulfate is CH3CH210 SO3Na, and sodium stearate is C17H35COONA. And question asks which of the following is cationic detergent, and that is first cetyl methyl ammonium bromide. Next. Paper chromatography, and that question asked from organic chemistry first, that is GOC. Paper chromatography is the example of, and that is partition chromatography, in which we have a paper trapped with water, which act as a stationary phase, and this paper now spotted with our component, which get differentiated and dipped in a suitable solvent, which act as a mobile phase. Now this solvent rise by capillary action, and by this action the component gets differentiated with different color, that is called as chromatogram. It's all about is which we'll discuss is called as partition chromatography. Next. Okay, in 116, the elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2-ene. So let's see the structure, that is CH3CH2Br CH2CH3, that is 2-bromopentane, and by elimination reaction, that is beta, this is beta carbon, and by beta elimination in the presence of strong base, it gives CH3CH2CH3. So the option number A is beta elimination, it is correct. Following Jatser rule is
The most stable alkene, when the reaction gives most stable alkene as a major product, then it is called a Jatsev rule. And when the less stable alkene is major product, then it is called as Hoffman. And again, dehydrohalogen, there is an elimination of halogen and hydrogen, so we can call it dehydrohalogenation. D option is dehydration, there is no elimination of water, so D is incorrect. So A, B, C all are correct. The answer goes to first. Sorry, answer goes to second. Oh, sorry. That is third. A, B, C, elimination, Jatsev rule, and dehydrohalogenation. Next, in question number 122, there is it given reaction between acetone and methyl magnesium chloride and followed by hydrolysis. So let's see the structure of acetone, that is CH3, C double bond O CH3, plus methyl magnesium chloride, that is CH3 MgCl. And it goes through, we know that CH3 minus act as a good nucleophile, so it goes through nucleophilic addition reaction and there is a formation of tetrahedral intermediate. There is a formation of tetrahedral intermediate, and in further in question there is, it gives followed by hydrolysis. So followed by hydrolysis, so H comes from solvent, that is CH3OHCH3CH3, and this is tertiary butyl alcohol. And if remaining or if there is a remaining Grignard remains of Grignard, it converted into alkane by water, by acid base reaction. Okay? So the answer goes to first. Next, 124, which of the following alkane cannot be made in good yield by Woodgen? We know that by Wood's reaction, we can prepare unsymmetrical as well symmetrical, but better yield we can obtain only by the symmetrical, because coupling reaction is faster than a disproportionate reaction in Wood's reaction or by free radical mechanism. So it asks good yield by Wood's reaction. Good yield by Wood's reaction we can obtain only symmetrical alkane, not unsymmetrical alkane. So it is unsymmetrical, there is 7 carbon, cannot, it asks cannot. Good yield we can obtain by Wood's reaction, that is symmetrical alkane, not unsymmetrical alkane. It is unsymmetrical, it is symmetrical, 2,3-dimethyl butane, it is symmetrical. So correct answer goes to first. Next, 135. There is a tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation. So let's see the structure of tertiary butyl carbocation, that is CH3C positive CH3, and secondary butyl carbocation is CH3CH2CH positive CH3. There is a plus I effect as well as hyperconjugation, but we note that hyperconjugation effect is dominating over inductive effect, and there is number of alpha hydrogen is 9 and there is only 5 alpha hydrogen, and we know that the more number of alpha hydrogen, more is the hyperconjugating structure and more is the stability of carbocation, as well as if there is alkene. So hyperconjugation also applicable on alkene. So according to question, it is stabilized by plus I effect as well, but hyperconjugation is dominating factor over inductive effect, so answer goes to second. मैं राजीव कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी, टीम CLC। इनऑर्गेनिक का जो नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, उसमें इनऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हैव OO लिंकेज। तो आप देखें वेरी फर्स्ट ऑप्शन में है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ O लिंकेज है, पेरोक्सी लिंकेज है, तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये भी देख लें स्ट्रक्चर, ये आंसर क्यों नहीं है स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। H2SO7 है,
H2SO7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हो या दूसरा नाम इसका ओलियम है। यहाँ केवल SOS बॉन्ड है, O लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का ये स्ट्रक्चर है। इसमें भी O लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट है H2SO4। H2SO4 का में भी कोई O लिंकेज नहीं होता है। तो आंसर इज ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका IUPAC नेम, IUPAC ऑफिशियल नेम दे रखा है, और ये आप देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो एलिमेंट का होता है उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अननील अनियम, अननील अनियम का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर। अन के लिए 1, 0, नील के लिए 0, फिर अन के लिए 1, 101। अननील ट्रियम 103, अननील हैक्सियम 106, अननील अनियम, अनियम यानी 111। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करेक्ट मैच है। लेकिन ये डर्मेस्टैडियम जो नाम है, ये डर्मेस्टैडियम का एटॉमिक नंबर 110 होता है, तो इसलिए फोर्थ, ये सेकेंड ऑप्शन यानी D4 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच करा था। इनकरेक्ट मैच ऑप्शन नंबर 2 है, अनियम। ये डर्मेस्टैडियम ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वेरी फर्स्ट ऑप्शन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ये सही ऑप्शन है। इनकरेक्ट ऑप्शन अपने को आइडेंटिफाई करने का रहा है। पहला ऑप्शन इंटरस्टिशियल कंपाउंड के रिगार्ड में, आप जानते हो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन D या F ब्लॉक के क्रिस्टल लैटिस में जब छोटे एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्यूपाई कर जाते हैं, रिजल्टिंग कंपाउंड इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाता है। तो फर्स्ट इंटरस्टिशियल कंपाउंड का डेफिनेशन है, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर नॉट द सेम। नहीं, ये इनकरेक्ट है। क्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, डाइक्रोमेट में भी +6, दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ये कह रहा है सेम नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट ही अपने को चुनना है। थर्ड ऑप्शन देखें, Cr2 + D4 इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट दैट Fe2+ इन वाटर। बिल्कुल, Cr2+ से Cr3+ का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई पॉजिटिव है, जबकि Fe2+ से Fe3+ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे, ये नेगेटिव है, यानी Cr2+ इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+। तो थर्ड करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट चुनना था। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। डी ब्लॉक मेटल्स में, डी ब्लॉक मेटल, इनके आयंस, इनके कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही दे रखा है। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट केवल सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, है ना। ये कॉलम मैच टाइप का क्वेश्चन है। आप देखो ABCD एक कॉलम है, दूसरे कॉलम में, है ना, इनके ये 4 1 2 3 4 है। करेक्ट मैच करना है। जैसे CO + H2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, इनका मिक्सचर कहलाता है सिंथेसिस गैस। तो ये A B C D। वेरी फर्स्ट देखो CO + H2 सिंथेसिस गैस जो कि थर्ड में है, तो A का थर्ड। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये फर्स्ट में है इधर, तो B का फर्स्ट। C का है डाइबोरेन B2S6, B2S6 हाइपोवेलेंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ये सेकंड में है, C का सेकंड। D H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होता है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, तो D का 4। तो ये आप देख लें कौन से ऑप्शन में है। A का थर्ड, B का फर्स्ट, B का फर्स्ट केवल थर्ड में है, बाकी मैच कर लो। C का सेकंड, D का 4, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन राठौर, केमिस्ट्री फैकल्टी, टीम CLC। ये नीट का 2020 का केमिस्ट्री का पेपर इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए सही नहीं है। देखिए, जो पहला ऑप्शन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, और इसकी जो स्टेबिलिटी है वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन से अधिक होती है। तो जो लिखा है कि ये लेस स्टेबल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तो और स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा है इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, यह अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होती है। कार्बन का अगर इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं या अपूर्ण दहन कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, यह भी सही है। अगला है इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, यह रक्त की ऑक्सीजन वहन योग्यता को घटा देती है। तब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जिसमें ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इसलिए यह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है। तो जो गलत स्टेटमेंट है वह फर्स्ट है, तो अपना आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। पहला ऑप्शन दिया है वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वान आर्कल मेथड। निकल को रिफाइन करने के लिए मंड्स प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, यह वान आर्कल प्रोसेस के द्वारा प्यूरिफाई नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स, कच्चे लोहे को विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, यह बिल्कुल सही है, और इसमें सही स्टेटमेंट निकालना था। दूसरा स्टेटमेंट सही है। रॉट आयरन इम्प्योर आयरन, रॉट आयरन प्योर फॉर्म होता है आयरन का, इम्प्योर फॉर्म नहीं आता। और जो चौथा ऑप्शन है ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, ये CO2 के कारण नहीं होता, ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा आंसर केवल सेकंड हो गया कि पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। क्वेश्चन नंबर 118, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें ऑक्साइड दे रखे हैं, और ऑक्साइड को उनकी प्रकृति के अनुसार सुमेलित करना है। तो ऑक्साइड को प्रकृति के अनुसार यदि आप देखेंगे, पहला ऑक्साइड दिया गया है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन और मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। बेरियम ऑक्साइड, बेरियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, यह बेसिक होता है, क्षारीय होता है, तो बेरियम ऑक्साइड बेसिक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल या उदासीन हो गया। Al2O3 में एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होती है, यह एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो इसलिए Al2O3 में एम्फोटेरिक या उभयधर्मी गुण आ जाता है, तो Al2O3 एम्फोटेरिक हो गया। और जो Cl2O7 है, ये Cl2O7 HClO4 का एनहाइड्राइड है। Cl2O7 को यदि वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व करने पर HClO4 पर क्लोरिक एसिड बन जाता है, तो ये पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड है और यह एसिडिक है, अम्लीय है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो A के साथ 2, जो कि केवल फोर्थ में दे रखा है, A के साथ 2, B का 1, C का 4 और D का 3 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 119, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, पहचानिए कौन से अणु का अस्तित्व नहीं है। यह जो क्वेश्चन है यह बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर है। यदि ये He2 मॉलिक्यूल देखते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार देखें तो जब दो हीलियम एटम कंबाइन करते हैं और 1s का कॉम्बिनेशन 1s के साथ होता है तो एक सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 परमाणु हैं, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। और यदि इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2/2 = 0 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है,
तो किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 होता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपना आंसर थर्ड आंसर हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, सीनियर फैकल्टी केमिस्ट्री CLC। अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला, यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म A विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B when pass through C copper Cu+2 aqueous deep blue color solution C is formed. What is the formula of the C form following? यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा A बनाता है जो विघटित होकर B बनाता है। जब B को copper+2 aqueous से गुजारा जाता है तब C का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में C का सूत्र होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं ये C गहरे नीले रंग का, पॉइंटों को देखना। यूरिया के जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 जल से विक्रिया कराएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, CO2 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को NH4OH को अपन अगर हीट करें तो अपने को क्या मिल जाएगी, अमोनिया गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, अमोनिया गैस। और इस अमोनिया गैस की विक्रिया अपन कॉपर+2 Cu+2 से कराएंगे तो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा CuNH3 का होल 4+2। ये कैसे कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है अपने पास, ऐसा फोर्थ ऑप्शन में है। तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCl को CaCl2 MgCl2 तथा NaCl के विलयन से गुजारा गया, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक क्रिस्टलीकृत हुआ। HCl पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 MgCl2 एंड NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज्ड। ये क्वेश्चन HCl को जब अपन पास करेंगे किसमें से, तीन चीजें पड़ी हैं अपने पास, MgCl2 NaCl एंड CaCl2। वैसे तो अपने को पता है NaCl में अशुद्धियां होती हैं किसकी, CaCl2 और MgCl2। पर प्योर NaCl बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, HCl पास कर देते हैं। अपने को पता है MgCl2 मैग्नीशियम और कैल्शियम की टेंडेंसी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का नेचर होता है। इसलिए ये क्या होंगे, ये दोनों सोल्यूबल में सोल्यूशन में बाहर निकल जाएंगे और बाहर अपने पास पीपीटी की फॉर्म में कौन मिल जाएगा, क्रिस्टलाइज कौन हो जाएगा अपने पास, NaCl हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Cr+2 के लिए केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है। द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द Cr+2 आयन इज। इसमें देखें क्रोमियम+2, इसके लिए देखें 3d5 एंड 4s1 होता है। अब दो इलेक्ट्रॉन अपने को निकालने हैं। सबसे पहले अपन कौन सा निकालेंगे, आउटर मोस्ट शेल वाला। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला तो क्या बन गया अपने पास, 3d4 बन गया। इसके लिए देखें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर इसकी वैल्यू अपन देखें √n+2, तो n की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने का 4.9। तो आंसर आ गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से उचित कथन पहचानिए। CO2 इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। CO2 को आइसक्रीम तथा हिमशीतित खाद्य के लिए प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। CO2 सॉलिड का उपयोग किया जाता है, न कि गैस का। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया अपने पास, रॉन्ग हो गया। द स्ट्रक्चर ऑफ C16 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। C60 की संरचना में 12 6 कार्बन वलय तथा 20 5 कार्बन वलय। ये उल्टा बोल रखा है इसने, ऑपोजिट लिख रखा है। तो अपन ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग। GSM-5 ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इन गैसोलीन। बिल्कुल सही पॉइंट है अपना। नेक्स्ट देखें, CO इज कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो C एंड D अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। C एंड D किस में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम CLC। अपन क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। दी फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिव्स many enzymes participate in the oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmission of nervous signals। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए नर्वस सिग्नल्स में जो काम आता है, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम। आपको ये एस ब्लॉक में पढ़ा होगा एप्लीकेशन में। तो अपना आंसर यहाँ क्या रहेगा, सेकंड। एक आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। Which of the following set of molecules will have zero dipole moment। आपको यहाँ पे देखना है कि जीरो डाइपोल मोमेंट किसका है। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड।
तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड आपका क्या होता है NF3। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन देखें तो क्या आ गया sp3। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होगी। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है एटम्स की वजह से जो बॉन्ड पोलैरिटी आ रही है वो नीचे की तरफ आ रही है, और लोन पेयर की वजह से जो पोलैरिटी आ रही है मॉलिक्यूल की वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन आ रहा है वो लोन पेयर की वजह से आ रहा है, और एक तरफ जो अट्रैक्शन आ रहा है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन की वजह से आ रहा है। इसलिए अपन यहाँ पे μ=0 नहीं बोल सकते। तो अपने को तो यहाँ पे देखना था जीरो डायपोल मोमेंट किसमें है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को अपन कैंसिल करना चाहें तो इसी के बेस पे अपन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए (0) है। फिर आपके दिया है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, तो आ जाओ बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp, लीनियर स्ट्रक्चर होती है, 180 का बॉन्ड एंगल होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी इधर है और इसकी बॉन्ड पोलैरिटी इधर की तरफ होगी, तो 180 का बॉन्ड एंगल होने की वजह से एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और इसके लिए μ=0 आ गया। लेकिन अपना ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल हो गया था ये। फिर एक दे रखा है आपको 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, तो आप सिंपल सा है बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाए 1 पोजीशन पे, अब 3 काउंट कर लो, 1 2 3 पे बना दो। तो यहाँ पे बॉन्ड की पोलैरिटी इधर आएगी और इस हेलोजन की वजह से बॉन्ड की पोलैरिटी आ जाएगी, तो मॉलिक्यूल पोलैरिटी किधर आ गई सेंटर से। तो यहाँ पे भी आप μ=0 बोल सकते हो। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड अपन बात करते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, हाइब्रिडाइजेशन इसका देखेंगे तो sp2, लोन पेयर यहाँ पे है नहीं, और तीनों फ्लोरीन यहाँ पे 120 के एंगल पे हैं, तो तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो μ=0। तो एक तो इसके लिए μ=0 हो गया। फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड अपन फर्स्ट ऑप्शन में चेक कर चुके हैं, इसके लिए भी 0 हो गया, तो ये भी अपना सही है। फिर दे रखा है 1,4, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपका ये जो हेलोजन है उसको 4th पोजीशन पे बता रहा है, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल पोलैरिटी ऊपर की तरफ है, और इस हेलोजन की वजह से मॉलिक्यूल पोलैरिटी नीचे की तरफ है, और दोनों एक दूसरे को 180 के एंगल पे बैलेंस करें, तो आप यहाँ पे μ=0 बोल सकते हो। तो यहाँ पे भी μ=0 हो गया। यार अपने को वही सेट देखना था, ये बिल्कुल सेट हो रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे आप चेक करना चाहिए अमोनिया, तो आपको पता है इसके पास एक लोन पेयर है, इसके लिए भी नहीं होगा। लोन पेयर आते ही ऑलमोस्ट आप ये देखेंगे लगभग मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी क्या होती है वहां पे आ जाती है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, इसके लिए μ=0 है, इसके लिए μ=0 हो गया, और यही 1 इसके लिए μ=0 हो गया। लेकिन अपने को तो तीनों साइड में देखना है, तो ये ऑप्शन भी गया। इसके बाद में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसके लिए बिल्कुल 0 है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक चीज का ध्यान रखना, मॉलिक्यूल में तो अपन मॉलिक्यूल पोलैरिटी देखते हैं, वहां पे अपने को लोन पेयर का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पोलैरिटी होगी, वही आपका पोलैरिटी को बता देगा। तो बॉन्ड पोलैरिटी इधर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी μ=0। और 1,3 दिया था, 1,3 के लिए भी अपन ने बताया था μ=0, तो अपना आंसर यहाँ पे सेकंड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligand to form coordination compound? तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी, और CFT और VBT जब अप्लाई करते हैं तो ये तो अपने को वैसे भी लर्न करनी पड़ती है। तो याद रखो इसमें सीरीज क्या थी आपकी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जिसमें लिगेंडो को उनकी CFSE के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे वीक तो हो गया आपका आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आपका कौन सा आ जाता है थायोसाइनेट, उसके बाद में आपका आ जाएगा क्लोराइड, उसके बाद में आपका आ जाएगा सल्फाइड, फिर आपका फ्लोराइड आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, ऑक्जिलेटो आ जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं H2O आ जाता है, फिर NCS। इसमें थोड़ा सा अपने को कंफ्यूजन होता है, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ जब लोन पेयर डोनर का काम करेगा सल्फर, वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, और अगर लोन पेयर डोनर का काम आपका नाइट्रोजन कर देता है तो वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाता है। तो देख रहे हैं आप साफ साफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरफ आ चुका है ये। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका EDTA-4, उसके बाद में अपन NH3 की बात कर लेंगे, फिर EN की बात हो जाएगी, साइनाइड की बात हो जाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट आपका, ये तो वैसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट इसको बोल सकते हैं। पाई एसिड लिगेंड जो भी होते हैं, जो सिग्मा डोनर के साथ साथ पाई एक्सेप्टर का काम करते हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। खैर अपने को तो सेट ढूंढना है यहाँ से, तो आ जाओ, अपने को एक तो ये दिया है SCN, तो सबसे वीक है,
उसके बाद में क्या दिया है, फ्लोराइड, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद में ऑक्जिलेटो, और उसके बाद में आपका साइनाइड। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका यहाँ पे, थर्ड। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये सॉल्यूशन था अपना पूरा केमिस्ट्री का आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू।